जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ा था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये जो पर्सन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर कोई राजा है, उसका कोई बच्चा नहीं। ठीक है, अगर कोई राजा है, उसका कोई बेटा या फिर बेटी नहीं है, किंतु उस राजा की मृत्यु हो जाती है, तो वो टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश क्राउन की मानी जाएगी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ होता क्या कि अगर मान लीजिए कोई माता पिता उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई चाइल्ड नहीं होता, तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम पे शिफ्ट हो जाए। वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था कि अगर कोई राजा है, उसका बच्चा नहीं है, और उस राज्य राजा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो टेरिटरी होगी, जो एरिया होगा, वो ब्रिटिश क्राउन में मान लिया जाएगा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। झांसी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, झांसी के जो राजा थे, उनका कोई मेल चाइल्ड नहीं था। हालांकि फिर बाद में अडॉप्ट किया गया, पर ब्रिटिशर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उन्होंने एनेक्स कर लिया था, और इसी के लिए उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा हुआ था। ठीक है, तो जब 1857 का विद्रोह होता है, फिर आप ये कहिए 1857 की जो मिटनी होती है, तो उसमें एक रीजन ये भी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे, मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन एक जो मुख्य रीजन आप कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ठीक है, चलिए, तो ये तो लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि जब ये एक्ट लाया गया था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस वॉज द, एक सेकंड रुकिए। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 53। 1793 से लेकर के 1853 तक जितने भी एक्ट पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, वो इनमें से लास्ट एक्ट था। जितने भी एक्ट अभी तक लाए गए, तो 1853 का एक्ट था, ये चार्टर एक्ट की सीरीज का आखिरी एक्ट था। इसके बाद कोई एक्ट नहीं लाया जाए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगी। ठीक है, इट वॉज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, और ये संवैधानिक रूप से देखा जाए एक काफी अच्छा, मतलब कि आप ये कह सकते हो एक्ट माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क इसको बोला है। ठीक है, मतलब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन जो थे, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, वैसे यहाँ पे भी कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या फीचर थे। मैं आपको सारी सारी चीजें बताऊंगा, जो आपके लक्ष्मीकांत में है वो भी बताऊंगा, जो नहीं है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, पहला इसका फीचर क्या था। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। पिछले एक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसी के पास लेजिस्लेटिव पावर भी थी और उसी के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी। 1793 का एक्ट याद करो, मैंने बताया था आपको, उसमें प्रोविजंस लाए गए थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, सॉरी, तो वहां पे जो लेजिस्लेचर का फंक्शन था और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन था, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। गवर्नर जनरल काउंसिल ही परफॉर्म करती थी, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस एक्ट ने सेपरेट कर दिया था कि जो लेजिस्लेटिव पावर है और जो एग्जीक्यूटिव पावर है, दोनों अलग अलग रहेगी। लॉ मेकिंग पावर अलग होगी, एग्जीक्यूटिव पावर अलग होगी। नियम कोई और बनाएगा, उसको लागू कोई और करेगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जो दो पावर थी, एक थी लॉ मेकिंग पावर और एक थी उन लॉस को एग्जीक्यूट करने की पावर, या फिर आप ये कह सकते हो फंक्शन। दोनों के इस एक्ट ने क्या किया था, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। पहला प्रोविजन। ठीक है, सेकंड प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। अब इसमें क्या हुआ, 6 और नए मेंबर ऐड किए हुए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा 6 न्यू मेंबर्स, 6 और नए मेंबर ऐड किए गए।
कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसलर बोला करते थे, ठीक है। टू द काउंसिल 12 इन टोटल, और अब काउंसिल में टोटल जो मेंबर थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी, ठीक है। काउंसिल में 12 मेंबर थे, मतलब कि पहले 6 थे, अब 6 और ऐड कर दिए गए, जिन्हें हम लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा करते थे, और अब इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। द गवर्नर जनरल वुड नॉमिनेट अ वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान से देखना क्या कहता है, जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा, वो एक वॉइस प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उपराष्ट्रपति बोल देते हैं। तो वॉइस प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस कर सकता है, फिर नॉमिनेट कर सकता है टू द काउंसिल, जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें वो एक वॉइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता है, एंड हिज असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेजिस्लेटिव एक्शन, और उसकी जो असेंट होगी, जो वॉइस प्रेसिडेंट होगा, उसकी जो असेंट होगी सभी के लिए जरूरी है, यानी कि असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेजिस्लेटिव एक्शन, जितने भी लॉ संबंधित एक्शन भी लिए जाएंगे, जितने भी लॉ संबंधित नियम कानून बनाए जाएंगे, उसमें जो ये वॉइस प्रेसिडेंट है, उसकी असेंट, उसकी अनुमति का होना जरूरी है। मतलब वो अनुमति अपनी देगा, तभी आप लेजिस्लेटिव संबंधित कोई भी एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रोविजन क्या हुआ कि 6 नए मेंबर ऐड किए गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसलर, और अब ये संख्या बढ़ के 12 हो गई थी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो एक वॉइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर सकता था, जिसकी कंसेंट बहुत जरूरी है, लेजिस्लेटिव एक्शन में उसकी कंसेंट बहुत जरूरी थी, ठीक है। इसी के अलावा देखिए, इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको अलग से स्टैब्लिश किया गया, सेपरेट रूप से, ठीक है, विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको अलग किया गया, एक अलग से गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल रखी गई जो लॉ बना सकती है, और इसको क्या कहा गया, द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको नाम दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, जैसे ब्रिटेन में होता था मिनी पार्लियामेंट, वैसे यहाँ पे द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्थापना की गई, तो ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी, जो लॉ मेकिंग बॉडी थी, वो कैसे काम करती थी, काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, एक मिनी पार्लियामेंट, छोटे पार्लियामेंट के रूप में वो काम करती थी, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वही प्रोसीजर यहाँ भी अपनाई जाती थी जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपनाई जाती थी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सेपरेट क्या किया गया, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया, द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस बॉडी को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और ये वैसे ही लॉ बनाएगी, वैसे ही प्रक्रिया को फॉलो करेगी जैसे ब्रिटेन में प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता है, ठीक है। थर्ड प्रोविजन क्या था, द लॉ मेंबर, फोर्थ मेंबर बिकेम अ फुल मेंबर विद द राइट टू वोट, जस्ट पिछली क्लास में एक्ट ऑफ 1833 जहां मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा जो फोर्थ मेंबर होता है उसके पास कम पावर थी, या फिर उसको वीकर समझा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कहा गया जो लॉ मेंबर है ना, जो नियम कानून बनाते हैं, और उसमें जो चौथा मेंबर होगा, फोर्थ मेंबर, बिकेम अ फुल मेंबर विद द राइट टू वोट, तो फुल मेंबर बन गया, और उसको अधिकार क्या दिया गया, राइट टू वोट, कि हाँ अब तुम भी वोट कर सकते हो, जैसे डिसीजन मेकिंग हुआ, किसी निर्णय पे हम लोग पहुंच गए, अब मुझे निर्णय लेना था, तो टाई हो गया मैच, तो चौथा मेंबर भी अपना वोट दे सकता है कि हाँ मैं पक्ष में हूं या फिर विपक्ष में, ठीक है। चलिए, फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है वो देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, यहाँ पे ये कहा गया कि जो सिविल सर्वेंट हैं सभी के लिए अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, और ओपन कर दिया गया कि हाँ इंडियन लोग भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कन्वेंटेड सिविल सर्विस वॉन थर्स थ्रोन ओपन टू ऑल इंडियन ऑल्सो, इस तरीके से ये कह सकते हो कि जो सिविल सर्विस थी जिसकी आप आज तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरे इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया कि आप इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग द मकौले कमिटी, जो मकौले की कमिटी थी, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854,
तो जो कमेटी बनाई गई सिविल सर्वेंट के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए मकौले के अंतर्गत, वो कमेटी 1854 में बनाई गई। ठीक है। तो पिछले एक्ट में मैंने आपको बताया था, जब मैंने एक्ट ऑफ 1833 पढ़ाया था, तो मैंने कहा था सिविल सर्विसेज जो है वो भारतीयों के लिए ओपन की जानी चाहिए, ये प्रोविजन रखा गया था। लेकिन बाद में इस प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इट वॉज रिजेक्टेड। इस प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब 1853 के एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मैंने कहा था ना, ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। 1853 से सिविल सर्विसेज जो थी सभी इंडियंस के लिए ओपन हो गई थी। ठीक है। पांचवा प्रोविजन क्या है? द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉज रिड्यूस फ्रॉम 22 टू 18। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वहां पे पहले 24 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है। अब 24 से इस संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया। आउट ऑफ विच 6 पीपल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब इनमें जो 18 लोग थे, ठीक है, इन 18 में जो 6 लोग, उन्हें ब्रिटिश क्राउन इंट्रोड्यूस करेगा या फिर वो अपॉइंट करेगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं ना, 12 लोगों को अपने से अपॉइंट करते हैं अपनी इच्छा से, आर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सब अलग अलग फील्ड से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या को घटा दिया जाएगा। अब 24 से कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। और ये कहा गया कि इन 18 में जो 6 लोग होंगे, पीपल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, इन्हें ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा। ठीक है ना, ब्रिटिश का जो क्वीन है, फिर जो किंग होगा, उनके द्वारा 6 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है। प्रोविजन नंबर 6 क्या कहता है? बाय द एक्ट ऑफ 1853, 1853 का जो ये एक्ट था, ठीक है, द कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड फॉर अ वेरी अनसर्टेन पीरियड। मतलब कि ये कहा गया कि जो एक्ट ऑफ 1853 है, तो यहाँ पे इससे पहले जितने भी एक्ट लाए गए थे, तो हर साल कंपनी के रूल को 20 ईयर से क्या कर दिया जाता था? एक्सटेंड कर दिया जाता था, मतलब आगे बढ़ा दिया जाता था। जैसे आप देखिए 1793 का एक्ट था, 1813 तक उसका नियम जो था, कंपनी का रूल था, उसको बढ़ा दिया गया। फिर 1813 से 1833 कर दिया गया। 1833 से 1853 तक 20-20 साल का अंतर था वहां पे। तो हर बार कंपनी का जो रूल था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। पर यहाँ पे ये कहा गया, द कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड फॉर अ वेरी अनसर्टेन पीरियड टाइम। हमने आपके रूल को बढ़ाया है, पर ये टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, 20 साल नहीं है। जब हमारा मन करेगा हम इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है। Dissimilar to the past charters did have a certain period of their act, thus it can be taken over at any time by the British Parliament या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कहा गया कि जैसे पिछले एक्ट में किया गया था कि 20-20 साल के लिए हम आपका रूल आगे बढ़ा देते थे, अब ऐसा नहीं हो। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का मन करेगा, ठीक है, इट कैन बी टेकन ओवर एट एनी टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो वो कंपनी का रूल बंद कर सकता है, और ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसका रूल यहाँ पर शुरू कर सकता है। इसीलिए आप देखोगे, जैसे ही 1857 की म्यूटिनी होती है, 1858 का एक्ट ला दिया जाता है। ठीक है। और अब वहां से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, 1853 वो एक्ट था जहां पे ये नहीं बताया गया कि कंपनी कितने साल तक आगे शासन करेगी। कंपनी के शासन को कभी भी बंद किया जा सकता था। ठीक है। आगे देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मैंने आपको बताया कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, यहाँ पे पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। मतलब भारतीय लोग अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं? रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया कि अब इंडियन भी क्या कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वो भी अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल काउंसिल की संख्या को बढ़ा करके अब 12 कर दिया गया था। तो यहाँ पे कहा गया कि जो 6 नए मेंबर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जो 6 नए मेंबर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो होता है उसमें। ठीक है।
4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंसेस। जो 4 मेंबर होंगे, 6 में से जो 4 मेंबर होंगे, उन 4 को लोकल प्रोविंस जो होते हैं, ठीक है ना, लोकल प्रोविंस मतलब कौन कौन से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो यहां से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो ये जो एक्ट लाया गया 1853 का, ये कई तरीके से हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। पहला तो लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। यूपीएससी के लिए ओपन कर दिया गया, कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाएगा जब इच्छा होगी तब, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, 6 नए मेंबर जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उसमें से जो 4 मेंबर होंगे, ठीक है, जो हमारे 4 मेंबर होंगे, वो एक बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से होंगे, ठीक है। चलो, तो यहीं पे एक्ट ऑफ 1853 खत्म होता है। अगली जो हमारी क्लास होगी वहां पे हम एक्ट ऑफ 1858 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले 1857 की म्यूटनी होगी। तो वहां पे मैं रीजन बताऊंगा, कारण बताऊंगा। हालांकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी 10th क्लास की अच्छे से, तो चीजें ऑलरेडी वहां पे क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना, क्या रीजन थे। और अगर 1857 की जो म्यूटनी थी वो असफल हो गई, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, देन व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था वहां पे भी, ठीक है। तो मैं आपको पहले उसका एक बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर हम एक्ट ऑफ 1858 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।